6 अगस्त 1945 ये वही दिन था जब यूएस आर्मी एयर फोर्सेस ने वर्ल्ड वार 2 के अंतिम दिनों में एक यूरेनियम गन टाइप फ्यूजन बॉम्ब जिसका नाम था लिटिल बॉय को जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया। ये 15 किलो टन्स ऑफ टीएनटी के पावर के साथ फटा, जिससे 66,000 लोग उसी वक्त मारे गए और 69,000 लोग बुरी तरह घायल हो गए। इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 के दिन इन्होंने नागासाकी पर एक प्लूटोनियम इम्प्लोजन टाइप फ्यूजन बॉम्ब गिराया जिसका नाम था फैट मैन, और ये 20 किलो टन्स ऑफ टीएनटी के पावर के साथ फटा, जिसमें 35,000 से 40,000 लोगों की मौत हो गई। इससे हमें ये समझ आता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स कितने खतरनाक होते हैं। लेकिन ये तो 1945 के बॉम्ब्स थे। आज हमारे पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बॉम्ब से भी हजारों गुना ज्यादा ताकतवर हैं। यूएस के जापान के खिलाफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स के इस इस्तेमाल के बाद से आज तक कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किसी भी जंग में नहीं हुआ है। अब जैसा कि हमने जाना कि जापान पर गिराए गए ये बॉम्ब्स 15 और 20 किलो टन्स ऑफ टीएनटी के पावर के थे, लेकिन आज के समय में हमारे पास ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं जिनके पावर मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ टीएनटी यानी मेगा टन्स में हो सकते हैं। आज हमारे पास 2 तरह के न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। पहला एटम बॉम्ब या फिर हम इसे फ्यूजन बॉम्ब भी कहते हैं, और दूसरा हाइड्रोजन बॉम्ब या फ्यूजन बॉम्ब। हो सकता है कि बहुत से लोगों को इनके बीच का फर्क ना मालूम हो, तो आइए ये भी जान लेते हैं। तो जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स फ्यूजन रिएक्शन से अपनी एक्सप्लोसिव एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें हम फ्यूजन बॉम्ब्स कहते हैं। ये फ्यूजन रिएक्शन से अलग होता है। फ्यूजन रिएक्शन में होता ये है कि एटम्स के न्यूक्लियस स्प्लिट होकर 2 या 2 से ज्यादा छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनाते हैं। ये आमतौर पर गामा फोटॉन्स और बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वहीं हाइड्रोजन बॉम्ब्स या फ्यूजन बॉम्ब्स फिजन और फ्यूजन दोनों रिएक्शन की मदद से अपनी एक्सप्लोसिव एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। इन्हें हम थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स भी कहते हैं। फ्यूजन रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा एटॉमिक न्यूक्लियाई कंबाइन होकर 2 या 2 से ज्यादा तरह के बड़े न्यूक्लियाई और सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाते हैं, और इस प्रोसेस में भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन में लाइटर एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन और हीलियम का इस्तेमाल होता है क्योंकि ये ज्यादा फ्यूजिबल होते हैं, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन में हैवियर एलिमेंट्स जैसे यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल होता है क्योंकि ये ज्यादा फिजिनेबल होते हैं। एक हाइड्रोजन बॉम्ब किसी एटम बॉम्ब से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो सकता है और इन्हें बनाना भी ज्यादा मुश्किल होता है। अभी इस वक्त दुनिया में कुल 12,705 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, जिनमें से 5,977 रशिया के पास और 5,428 यूएस के पास हैं। इसका मतलब कि इन दोनों के पास ही दुनिया के 90% न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। हमने न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में अच्छी खासी जानकारी हासिल कर ली, लेकिन अब वक्त है अपने मेन क्वेश्चन पर आने का। क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि क्या होगा अगर हम इस दुनिया के सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स को एक साथ डेटोनेट कर दें? क्या इससे हमारी धरती पर कोई खास असर पड़ेगा, या ये इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे कि हमारी दुनिया पूरी तरह खत्म हो जाएगी, या फिर इतने बॉम्ब से हमारी धरती को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? आइए जानते हैं। व्हाट इफ वी डेटोनेट एवरी सिंगल न्यूक्लियर वॉरहेड्स एट द सेम टाइम? आपको ये जान लेना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 न्यूक्लियर बॉम्ब्स ही काफ़ी हैं इस दुनिया के किसी भी शहर को पूरी तरह खत्म करने के लिए, लेकिन हमारे पास पूरे 13,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, और हम इस वीडियो में इन सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स को एक साथ अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच डेटोनेट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या असर होता है हमारी दुनिया पर। एक टिपिकल न्यूक्लियर बॉम्ब की पावर 2 लाख टन्स ऑफ टीएनटी के बराबर होती है। तो अगर हम दुनिया के सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स को एक साथ डेटोनेट करें तो ये 3 बिलियन टन्स ऑफ टीएनटी के पावर के साथ फटेंगे, जो कि कैराकेटोवा वोल्केनो जो कि 1883 में इरप्ट हुआ था और जिसने 36,000 लोगों की जान ली थी, और जो कि आज तक का इरप्ट हुआ सबसे पावरफुल वोल्केनो था से भी 15 गुना ज़्यादा पावरफुल होगा। इन सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स के एक्सप्लोड होते ही 1 सेकंड के अंदर ही ये 50 किलोमीटर के अंदर मौजूद हर चीज़ को वेपराइज कर देंगे, और ब्लास्ट वेव्स 3000 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद सारे फॉरेस्ट को तबाह कर देंगे। 250 किलोमीटर में मौजूद हर जिंदा चीज बुरी तरह जलने लगेगी। इस एक्सप्लोजन के साउंड को पूरी दुनिया में सुना जाएगा।
और प्रेशर वेव्स अगले कुछ हफ्तों तक पूरी दुनिया का चक्कर लगाते रहेंगे। धमाके की वजह से मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ डस्ट एटमॉस्फेयर में मिल जाएंगे और इस एक्सप्लोजन से बनने वाला मशरूम क्लाउड स्ट्रेटोस्फेयर के एज तक पहुंच जाएगा, यानी लगभग स्पेस के करीब। जैसे ही ये सब कुछ शांत होगा, हमें धमाके वाली जगह पर यानी अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच एक 10 किलोमीटर चौड़ा क्रेटर देखने को मिलेगा। लेकिन इस धमाके से जंगल में लगी दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी आग अभी भी साउथ अमेरिका में फैल रही होगी और ये आग फॉरेस्ट के साथ साथ रास्ते में आने वाले शहरों को भी पूरी तरह जला देगी। साथ ही क्रेटर के पास का कुछ किलोमीटर का एरिया अनइनहेबिटेबल हो जाएगा। लेकिन मामला यहाँ शांत नहीं होगा, बल्कि असली तबाही तो तब शुरू होगी जब सारे एक्सट्रीमली रेडियो एक्टिव मटेरियल्स तेजी से हर जिंदा चीज को मारना शुरू कर देंगे। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, जो कि पूरे ह्यूमैनिटी को तो नहीं खत्म करेगा, लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए कैंसर केसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। धमाके की वजह से डस्ट मटेरियल्स के एटमॉस्फेयर में मिलने से सूरज की रोशनी ठीक से अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंचेगी, जिससे एक तरह का न्यूक्लियर विंटर शुरू हो जाएगा, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर कुछ सालों के लिए कुछ डिग्रीज तक कम हो जाएगा। ये एक्सप्लोजन आपके लिए काफी बुरा होगा अगर आप साउथ अमेरिका में रहते हो। इसके साथ ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो कि और कई तरह की नई परेशानियों को जन्म देगा। लेकिन ह्यूमन लाइफ इस सब को सरवाइव कर जाएगी और सिविलाइजेशन का अंत तो नहीं होगा। इस सब से आपको ये तो समझ आ गया होगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स मिलकर भी शायद इस दुनिया को पूरी तरह से खत्म ना कर सकें। इसी के साथ चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। हम आगे ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस डालते रहेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।